गुड इवनिंग बेटा। तो अभी जो संडे को पेपर हुआ था उसको थोड़ा सा अपन आज डिस्कस कर रहे हैं, और जो रिमेनिंग पेपर है आज ही ये पेपर सिर्फ यूट्यूब पे मिलेगा। आगे से आपको सारे पेपर ऐप पे ही मिलेंगे, ऐप पे जाना पड़ेगा, ऐप पे आपको एक जगह सारे पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो चालू किया था अभी 31 को हुआ था। पहला क्वेश्चन है कि जो लैंथेनाइट थर्ड के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है कि जो अपने लैंथेनाइट थर्ड हैं, यानी जो लैंथेनाइट श्रेणी के जो त्रिधनात्मक आयनों के जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनके लिए कौन सी बात सही है। तो ये कहता है कि जो मेटल आयन और लिगैंड हैं उनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। तो ये बात सही है क्योंकि आपको पता है जो लैंथेनाइट आयन्स होते हैं वो डी ब्लॉक के धातु आयनों की तुलना में साइज में बड़े होते हैं, और अगर आयनों का आकार बड़ा होता है तो फिर आयनिक बॉन्ड बनता है। मेटल आयन और लिगैंड्स के बीच में यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि लैंथेनाइट श्रेणी के जो आयन्स होते हैं वो जब लिगैंड्स के साथ बॉन्डिंग करते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग का टाइप होता है मेटल आयन और लिगैंड के बीच में, वो किस तरह की बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग होती है। पहली बात। दूसरी बात भी इसीलिए सब सही है क्योंकि इसमें क्या होता है, मेटल आयन और लिगैंड के बीच में आयनिक बॉन्ड है, और मेटल आयन और लिगैंड के बीच में प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। मेटल आयन के ऑर्बिटल और लिगैंड के ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग नहीं हो पाने के कारण इनके अंदर आइसोमेरिज्म भी देखने को नहीं मिलता। आपको वैसे पहले भी पता है कि जो समावेता का जो गुण होता है वो मेनली सहसंयोजक यौगिकों में देखने को मिलता है, तो आयनिक यौगिकों में तो देखने को मिलता ही नहीं है। और हम ये कह रहे हैं कि मेटल आयन और लिगैंड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, तो समावेता देखने का तो सवाल ही नहीं होता। आगे समझो। तो संकुल क्षणिक मतलब नाम मात्र की ना के बराबर समावेता दिखाते हैं। पहली बात तो मिलती भी है तो थोड़ी बहुत। तीसरा पॉइंट ये सही नहीं है कि जो लैंथेनाइट आयंस के जो संकुल होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 से ज़्यादा नहीं होता। आपको पता है कि जो हमने पढ़ा भी था सीरियम नाइट्रेट वगैरह, और देखा था कि उनका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 10, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 तक देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लैंथेनाइट्स के जो संकुल हैं उनके जो कोऑर्डिनेशन नंबर हैं वो 8 के अलावा 10, 12 तक देखने को मिलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड क्या नहीं है, सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सेकंड में है, फोर्थ थर्ड में है, तो आंसर या तो सेकंड होगा या आंसर सॉरी इनकी संबंध कौन सा कथन सत्य है ये देखना है ना। तो सी तो गलत हो ही गया, सी तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट जाता है। चौथा ऑप्शन ये कह रहा है कि जो लैंथेनाइट आयंस होते हैं इनके अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है वो केवल चक्रण गति के कारण ही नहीं होता। हमने पढ़ा भी था कि इनके अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है म्यू बराबर G√J+1, और J के अंदर L-S और J बराबर L+S। इसका मतलब इनके अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसके अंदर चक्रण गति के साथ कक्षीय गति का भी क्या होता है, योगदान होता है। तो इसीलिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला सही है, एफ ब्लॉक के आयंस और लिगैंड्स के बीच में आयनिक बॉन्ड है। दूसरी बात समावेता नहीं दर्शाते हैं। चौथा पॉइंट भी ठीक है, मेटल आयन और लिगैंड्स जो हैं उनके बीच में वो जो मेटल आयंस के अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है वो ना केवल चक्रण गति के कारण बल्कि उसके अंदर कक्षीय गति का भी योगदान रहता है, और इनकी समन्वयी संख्या आपको पता है 8 से ज़्यादा होती है। इसीलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर अपन ने क्या दिया है, फर्स्ट ए, बी और डी। आगे समझो। सेकंड नंबर क्वेश्चन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, टी जरा हाफ टाइटेनियम, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कई बार आपसे फर्स्ट ग्रेड में पूछा है। टी जरा हाफ आप सबको पता है टाइटेनियम से बड़ा जिरकोनियम और हैफनियम की साइज़ आपस में बराबर है। उसका कारण आपको पता है, हैफनियम में लैंथेनाइट संकुचन देखने को मिलता है। तो स्टेटमेंट है कि जिरकोनियम और हैफनियम की साइज़ बराबर है, बिल्कुल सही है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। हैफनियम लैंथेनाइट संकुचन से प्रभावित होता है, इसीलिए हम कहेंगे कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है, और कथन 2 कथन 1 की सही क्या करता है, व्याख्या करता है, क्योंकि हैफनियम और जिरकोनियम की साइज बराबर होने का कारण लैंथेनाइट संकुचन है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ आपको गैडोलिनियम जिसका परमाणु क्रमांक 64 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दे रखा है। आप सबको पता है गैडोलिनियम का परमाणु क्रमांक 64। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन 6s2 में, फिर 5d1 में और फिर इसके अंदर 4f7 में भरा जाता है। अब ये कह रहा है कि आपको गैडोलिनियम +2 बनाना है तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। आपको पता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे बाह्यतम कक्षा से निकलते हैं क्योंकि नाभिक के इलेक्ट्रॉन उसको क्या नहीं करते, आकर्षित कम करते हैं। इसीलिए सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में से बाहर जाएंगे, 6s2 से। इसीलिए इसका आंसर होगा जीरॉन, 4f7 और क्या होगा 5d1। इसीलिए इसका जो आंसर है वो क्या गया, सेकंड आ गया होगा। सुभाष बिल्कुल सही है बेटा। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता चुका, जो सीरियम +4 है, सीरियम नाइट्रेट। यहाँ सीरियम के साथ 6 नाइट्रेट जुड़े हुए हैं। हम पहले ही पढ़ चुके कि जो नाइट्रेट है वो जब यहाँ डी ब्लॉक के धातु आयन होते हैं तब तो वो मोनोडेंटेड लिगेंड का काम करते हैं, लेकिन सीरियम +4 के साथ नाइट्रेट बाइडेंटेड लिगेंड का काम करते हैं। यहाँ दोनों ही ऑक्सीजन डोनर एटम का काम करती हैं, इसीलिए एक नाइट्रेट बाइडेंटेड लिगेंड का काम करेगा तो 2 नाइट्रेट, तो कुल मिलाकर 6 नाइट्रेट है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दूनी कितना होगा, 12 होगा। और बता चुका है इस जो कॉम्प्लेक्स है इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो आइकोसहेड्रल होती है और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कितना आता है, 12 आता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी विलेयता गर्म सांद्र जलीय NaOH में अधिकतम होगी। तो देखो क्या होगा, जिसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है वो बेस में कम डिजोल्व होता है, अपोजिट होता है ना। अब आप सबको पता है कि लैंथेनम हाइड्रोक्साइड से लुटीशियम हाइड्रोक्साइड की तरफ जब हम जाते हैं तो आपको पता है बेसिसिटी कम होती है, क्षारीयता घटती है। याद करो, आ रहा है। मैंने कहा था जो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड है, मैंने कहा था बेसिसिटी, जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनमें मेटल की साइज जितनी बड़ी होगी, मेटल की साइज जितनी बड़ी होगी उतनी ज़्यादा उसमें बेसिसिटी होगी। आपको पता है लैंथेनाइट संकुचन के कारण लैंथेनम +3 से लुटीशियम +3 का साइज कम हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा, इसमें क्षारीय प्रवृत्ति सबसे कम है। आया समझ में। और लैंथेनम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्षारीय प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा है, तो क्षार के अंदर नहीं डिजोल्व होगा, तो इसके अंदर क्षारीय प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा है, तो ये NaOH के अंदर डिजोल्व नहीं होगा। NaOH के अंदर सबसे ज़्यादा कौन डिजोल्व होगा, जिसकी बेसिसिटी सबसे क्या है, कम है। तो बेसिसिटी जिसकी सबसे कम है वो NaOH के अंदर सबसे ज़्यादा डिजोल्व होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या गया था, 4 गया। समझ में आ गया होगा आप लोगों के, बिल्कुल सही है सुभाष, समझ में आ गया भाई। लैंथेनम हाइड्रोक्साइड से लुटीशियम हाइड्रोक्साइड तक जब हम जाते हैं तो बेसिसिटी कम होती है, जिसकी बेसिसिटी कम है इसका मतलब उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत है, तो यही तो NaOH में घुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें, 4-5 चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है। जो हम मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेशन से निकालते हैं वो कैलकुलेटिव मैग्नेटिक मूवमेंट है, और जो प्रैक्टिकली निकाला जाता है वो ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मूवमेंट है। जनरली जो F ब्लॉक के धातु आयंस होते हैं उनके अंदर कैलकुलेटिव मैग्नेटिक मूवमेंट और ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मूवमेंट में कहीं ना कहीं अंतर आता है। समझ में आई बात। याद करो, हमने जो इसका चुंबकीय आघूर्ण म्यू निकाला था उसका फॉर्मूला था G√J+1। फिर हमने G की वैल्यू भी बताई थी, G बराबर 3/2 प्लस SS+1 माइनस LL+1/2JJ+1 पढ़ चुके हैं। G को लिंडे स्प्लिटिंग कांस्टेंट कहते हैं। J बराबर L-S भी हो सकता है, J बराबर क्या हो सकता है, L+S भी हो सकता है। अब जो आप इस फॉर्मूले से वैल्यू निकालते हो ये तो कैलकुलेटिव मैग्नेटिक मूवमेंट है, ऑब्जर्व अलग चीज है। ऑब्जर्व का मतलब ऑब्जर्वेशन से, प्रैक्टिकल से क्या आया। तो जो हमारे सीरियम +3 से लुटीशियम +3 तक 2 आयन ऐसे हैं, कौन कौन से, गैडोलिनियम +3 और लुटीशियम +3। गैलू या गैला याद कर लो, गैला गैडोलिनियम +3 और लुटीशियम +3 में इसके अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण निकलता है वो केवल और केवल कौन सी गति के कारण निकलता है, कक्षीय गति के कारण निकलता है, चक्रण गति के कारण निकलता है।
हमारे कोर्स में गैडोलिनियम +3 और लुटीशियम +3 को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर L क्या है, L निकालने के लिए मैंने क्या किया था, जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स होता है, जो चुंबकीय आघूर्ण होते हैं, उनका हम सदिश योग करते हैं। तो इसके अंदर अगर आप गैडोलिनियम +3 और लुटीशियम +3 को देखोगे तो इसके अंदर जो L की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलती है, 0 निकलती है। अगर आप इनके क्वांटम्स को ऐड करोगे तो L की वैल्यू क्या निकलेगी, 0 निकलेगी। यानी 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, इसमें 4 बातें याद रखनी है, अभी मैं बता रहा हूँ। गैडोलिनियम +3 और लुटीशियम +3 के अंदर जो म्यू निकलेगा वो केवल किसके कारण निकलेगा, S के कारण निकलेगा। आ रहा समझ? इसके अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला होगा वो √N+2 बोर मैग्नेटॉन, इससे निकलेगा। किस किस के अंदर, गैडोलिनियम +3 और लुटीशियम +3। गैडोलिनियम +3 और लुटीशियम +3 के अंदर ध्यान रखें, गैडोलिनियम +3 और लुटीशियम +3 के अंदर आपको ध्यान रखना है, सुने मेरी बात, कि गैडोलिनियम +3 और लुटीशियम +3 में आपको ध्यान रखना है, इन दोनों के अंदर ऑब्जर्व्ड और मैग्नेटिक जो मूवमेंट है वो दोनों का एक जैसा आता है। यानी प्रायोगिक रूप से जो आपको चुंबकीय आघूर्ण मिल रहा है और कैलकुलेटिव रूप से जो चुंबकीय आघूर्ण मिल रहा है वो दोनों का कैसा आता है, एक जैसा आता है। आ रहा है समझ? दूसरी बात अपने दिमाग में रखें, एक एग्जाम्पल और, ये जो यूरोपियम +3 है, यूरोपियम +3 कॉपी में मैंने लिखा हुआ है, यूरोपियम +3 का जो कैलकुलेटिव मैग्नेटिक मूवमेंट है वो 0 आता है, और जो इसका ऑब्जर्व मैग्नेटिक मूवमेंट है वो 3.5 के आसपास आता है, 3.4 से 3.6 के बीच में, प्रायोगिक रूप से जब हम निकालते हैं। लेकिन जब वेरी लो टेम्परेचर होता है, तो मैं आपको बता चुका, जो यूरोपियम है, याद आया, लिखा है नहीं लिखा है कॉपी के अंदर, देखो जरा कॉपी के पन्ने पलटो, याद आएगा। देखो ये सारी चीज़ें मैंने लिखा रखी है कॉपी के अंदर, अगर आप देखेंगे तो यूरोपियम का देखो, यूरोपियम +3 का, तो यूरोपियम +3 का जो कैलकुलेटिव मैग्नेटिक मूवमेंट है वो 0 होता है, और ऑब्जर्व मैग्नेटिक मूवमेंट मैंने कहा 3.3 से 3.5 के बीच में होता है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर होता है। एट वेरी लो टेम्परेचर पर यूरोपियम +3 का जो कैलकुलेटिव और ऑब्जर्व मैग्नेटिक मूवमेंट है वो बराबर होता है, कितना होता है, 0। ये सेकंड ग्रेड में पूछा भी जा चुका, फर्स्ट ग्रेड में यूरोपियम +3 का जो लो टेम्परेचर पर चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, तो आप क्या कहोगे, 0 होता है। 3 बातें याद रखनी है, गैडोलिनियम +3 और लुटीशियम +3 का ऑब्जर्व और कैलकुलेटिव मैग्नेटिक मूवमेंट एक जैसा आता है, और आपसे पूछे कि डी ब्लॉक के अंदर, सॉरी एफ ब्लॉक के जो धातु आयंस हैं, जो लैंथेनाइड श्रेणी है, इसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो आपको आंसर याद करना है, या तो डाइस्प्रोस्मियम +3 का याद करना है या हॉल्मियम +3 का, और इनके लिए जो ऑब्जर्व कैलकुलेटिव मूवमेंट है, सॉरी ऑब्जर्व जो मैग्नेटिक मूवमेंट निकल के आता है वो करीबन 10.5 के आसपास, 10.4 10.5 के आसपास निकल के आता है। कुल मिलाकर 3-4 बातें याद रखनी है। हम लैंथेनाइड श्रेणी के आयंस की बात कर रहे हैं, आपसे पूछे कि वो लैंथेनाइड श्रेणी के अंदर वो कौन से आयंस हैं जिनका ऑब्जर्व और कैलकुलेटिव मैग्नेटिक मूवमेंट एक जैसा आता है, तो आप कहोगे गैडोलिनियम और लुटीशियम। दूसरी चीज़ आपसे पूछे, ये तो 64 नंबर हो गया, और लुटीशियम आपको पता है 71 नंबर, 64 और 71 वालों का कैलकुलेटिव और ऑब्जर्व मैग्नेटिक मूवमेंट एक जैसा आता है। दूसरा यूरोपियम +2 का याद रखना है, इसका कैलकुलेटिव तो 0 होता है, ऑब्जर्व कुछ और आता है, लेकिन जब वेरी लो टेम्परेचर होता है तो ऑब्जर्व वैल्यू भी कितनी आती है, 0 आती है। तीसरी चीज़ क्या याद रखनी है, हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट किसका होता है, तो आप कहोगे या तो डाइस्प्रोस्मियम +3 का होता है या किसका होता है, हॉल्मियम +3 का होता है। अरे आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, गैडोलिनियम +3 का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, और आपको बताना है कि इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना आएगा। तो अभी अभी बताया था कि जो गैडोलिनियम +3 है, इसका चुंबकीय आघूर्ण केवल स्पिन मूवमेंट के कारण निकलता है। आपको ध्यान रखना है, √N+2 के कारण ही निकलता है। यानी कि जब हम गैडोलिनियम +3 का जब हम चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं तो उसमें केवल कौन सी गति का योगदान होता है, चक्रण गति का योगदान होता है, कक्षीय गति का योगदान नहीं है। केवल कौन सी गति का योगदान है, चक्रण। और आप सबको पता है जब चक्रण गति का योगदान होता है तो चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √N+2 बोर मैग्नेटॉन। अरे आई बात समझ। यहाँ गैडोलिनियम +3 है, गैडोलिनियम +3 जीनॉन 4f7 5d1 6s2, 6s2 भी गया, 5d1 भी गया, 4f7 रह गया। 4f7 में आपको पता है युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 7। अरे f में एक एक भरा हुआ है,
तो 7 और 2 9, 9 7 63, रूट 63 का मान 8 से कम आएगा, इसीलिए आंसर इसका क्या रहा 7.9 बोर मैग्नेट। अरे आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंथेनाइड के आपको 3 आयन दे रखे हैं, लैंथेनाइड आयन के, नियोडीमियम थर्ड, गैडोलिनियम थर्ड और डाइस्प्रोस्मियम थर्ड। अब आपको ये बताना है कि इनमें से वो कौन है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं, मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन वैल्यू के बराबर है, यानी कि उसका जो ऑब्जर्व वैल्यू है और स्पिन मतलब उसका जो चुंबकीय आघूर्ण निकलता है वो केवल स्पिन वैल्यू के कारण ही निकलता है। तो अभी अभी बताया था ऐसे 2 एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर हमने बात की थी कि जो चुंबकीय आघूर्ण है, वो चुंबकीय जो आघूर्ण निकलता है वो केवल स्पिन के कारण निकलता है। अभी अभी आपने कहा था उसमें कक्षीय गति का योगदान नहीं होता। वैसे तो म्यू जब हम निकालते हैं तो चक्रण गति और कक्षीय गति दोनों का योगदान होता है, लेकिन अभी अभी बताया हुआ है कि जो आपका गैडोलिनियम है, गैडोलिनियम, इसके अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण निकलता है उसके अंदर केवल और केवल कौन सी गति का योगदान होता है, चक्रण गति का योगदान होता है, इसीलिए उसका आंसर क्या आता है 7.92 बोर मैग्नेटॉन आता है। समझ में आ गया। गैडोलिनियम +3 और लुटीशियम +3, इन दोनों के अंदर आपको याद रखना है ऑब्जर्व, बिल्कुल सही है सुभाष, ऑब्जर्व जो वैल्यू है, ऑब्जर्व जो वैल्यू है और जो कैलकुलेटिव वैल्यू है वो दोनों आपस में कैसी आती है, बराबर आती है। आइडेंटिफाई द पेयर इन विच द कोवलेंट रेडियाई ऑफ एलिमेंट आर ऑलमोस्ट सिमिलर। आपको ये बताना है किसका आकार लगभग आपस में समान है। तो ये क्वेश्चन क्या है, एक्चुअल में लैंथेनाइड संकुचन के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले कहा नायोबियम टेंटेलम, याद करो वो नबाब था, वेनेडियम से बड़ा नायोबियम, नायोबियम और टेंटेलम बराबर लैंथेनाइड संकुचन के कारण। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा ही है, कॉमा में वो क्रोमियम से बड़ा मोलिब्डेनम और मोलिब्डेनम और वुल्फ्रेम का साइज बराबर ए एंड बी। लैंथेनम और लुटीशियम तो सवाल ही नहीं उठता, स्कैंडियम और इट्रियम भी सवाल ही नहीं उठता। आया समझ में। स्कैंडियम स्कूटी यामा, लाना एक, स्कूटी से बड़ा तो यामा है, तो इन दोनों की साइज़ तो बराबर हो ही नहीं सकती। और लैंथेनम और लुटीशियम में तो पता है लैंथेनम आकार में बड़ा है, लुटीशियम आकार में छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल क्वेश्चन। वैसे तो क्या होता है लैंथेनम +3 से जब हम लुटीशियम +3 तक जाते हैं तो लैंथेनाइड संकुचन के कारण त्रिधनात्मक आयनों की साइज में लगातार कमी आती है, लेकिन ऐसा परमाणविक त्रिज्या में नहीं होता। लैंथेनम से लुटीशियम तक जाने पर आयनिक त्रिज्या में लगातार कमी होती है, जिसको लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। परमाणविक त्रिज्या में लगातार कमी नहीं होती। परमाणविक त्रिज्या का ग्राफ तो कुछ इस तरीके से बनता है, थोड़ा सा आइडिया देगा। ये जो यूरोपियम और जो इटर्बियम है, ये इन दोनों का असामान्य आकार होता है। समझ में आई बात। यूरोपियम और इटर्बियम, जैसे आपसे पूछे कि सबसे बड़ी परमाणविक त्रिज्या किसकी है, लैंथेनम से लेकर लुटीशियम तक सबसे बड़ी परमाणविक त्रिज्या किसकी है, यूरोपियम की, और सेकंड नंबर पर कौन है, इटर्बियम। ये एक्सेप्शनल है कि जब हम लैंथेनम से लुटीशियम तक जाते हैं तो त्रिधनात्मक आयनिक त्रिज्या में लगातार कमी आती है। धात्विक त्रिज्या में या सहसंयोजक त्रिज्या में लगातार कमी नहीं आती, धात्विक त्रिज्या में लगातार कमी नहीं आती। धात्विक त्रिज्या में तो फ्लक्चुएशन आता है, इसीलिए इसका आंसर क्या है। जब भी असामान्य आकार बोले, जब भी असामान्य आकार बोले अपने दिमाग में रखें, यूरोपियम और इटर्बियम यहाँ असामान्य साइज दिखाते हैं, यूरोपियम और इटर्बियम यहाँ असामान्य साइज दिखाते हैं। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंथेनाइड श्रेणी में लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइडों की क्षारीयता। तो अभी अभी बताया था लैंथेनाइड श्रेणी का मतलब लैंथेनम से लुटीशियम। अभी अभी बताया था साइज घटती है, और साइज घटती है तो क्षारीयता घटती है। लैंथेनम हाइड्रोक्साइड तो अधिक क्षारीय है और लुटीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे हैं, कम क्षारीय हैं। लैंथेनम से लुटीशियम तक जाने पर हाइड्रोक्साइड की क्षारीयता क्या होती है, घटती है। अरे आगे समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट
सही नहीं है। ये यहाँ ल्यूटीशियम है और यहाँ जिरकोनियम। लैंथेनम हाइड्रोक्साइड ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड की अपेक्षा कम क्षारीय होता है, यही गलत है। लैंथेनम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा क्षारीय है क्योंकि लैंथेनम की साइज बड़ी है। लैंथेनाइड श्रेणी में लैंथेनाइड आयन की आयनिक त्रिज्या में कमी आती है, बिल्कुल सही है। त्रिधनात्मक आयनों की आयनिक त्रिज्या में लैंथेनाइड सीरीज में जब लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाते हैं तो साइज में कमी आती है। लैंथेनम हमें पता है, लैंथेनम एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट तो शीलू है 58 से लेकर 71। लैंथेनम तो स्कूटी यामा लाना एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और जिरकोनियम और एफनियम की साइज आपको पता है बराबर होती है। और ऐसा कौन से संकुचन के कारण होता है? लैंथेनाइड संकुचन के कारण। इनमें से कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय है? आपसे फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि यह प्रतिचुंबकीय आयन इटर्बियम +2 है, क्योंकि इटर्बियम +2 में अगर आप देखोगे तो परमाणु क्रमांक 70, विन्यास है जीनॉन 54, 6s2 56 और 14 70, इटर्बियम +2। F14 विन्यास, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, और एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय। अगला क्वेश्चन, सीरियम एक लैंथेनाइड श्रेणी का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, कौन सा कहीं कथन सही नहीं है? बिल्कुल सही बात है कि सीरियम में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +4 देखने को मिलती है। ये बात भी सही है, सीरियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +4 से ज़्यादा स्टेबल होती है। ये जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, ये सॉलिड स्टेट में भी बनती है और एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में भी बनती है, लेकिन जो +4 बनती है ना, वो केवल सॉल्यूशन स्टेट में बनती है। तो लिखा है कि विलियन में सीरियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात नहीं है, ये गलत है। ये जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो किसके अंदर बनती है? इसकी सॉल्यूशन स्टेट में ही बनती है। और सॉलिड स्टेट में तो ये +3 और +4, मतलब +3 वाली जो +3 है वो तो सॉलिड और सॉल्यूशन दोनों में बना लेता है, लेकिन जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपकी सॉल्यूशन स्टेट में ही बनाता है। और सीरियम +4 आपको पता है ऑक्सीकारक का काम करेगा, क्योंकि सीरियम +4 ये चाहेगा कि वो सीरियम +3 में बदल जाए। सॉल्यूशन में सीरियम +4 सीरियम +3 में बदलना चाहेगा, क्योंकि आपको पता है +4 से ज़्यादा कौन स्टेबल होता है? +3। अगला क्वेश्चन, इस तथ्य को जानते हुए कि लैंथेनाइड के केमिकल्स में 3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? लैंथेनाइड थर्ड का आयनिक आकार सामान्यतः परमाणु क्रमांक संख्या बढ़ने के साथ घटता रहता है, सही है। त्रिधनात्मक आयनों की आयनिक त्रिज्या परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ घटती है, सही है। लैंथेनाइड थर्ड यौगिक सामान्यतः कलरलेस होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। हमें पता है त्रिधनात्मक आयन तो रंग दर्शाते हैं, और रंगों का कारण हम पढ़ चुके हैं, FF संक्रमण के कारण रंग दिखाते हैं, अरे आए थे। और जिनमें F0 F14 विन्यास है वो जरूर कलरलेस होते हैं, लेकिन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा और थोड़ा सा याद करेंगे तो अपने आप याद आ जाएगा। आगे ना, और ये तो ठीक है, लैंथेनाइड थर्ड हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और अब ये भी बताया था, ये जो त्रिधनात्मक आयन है उनकी साइज़ बड़ी होती है, इसीलिए वो मेटल आयन और लिगेंड के साथ कौन सा बंध बनता है? आयनिक। क्या समझ में? क्या आंसर क्या दे रखा है? सेकंड कर लो, करेक्शन कर लो, बस 15 का सेकंड ये शायद सेकंड ही है बेटा, ध्यान से दे, ठीक है, सेकंड ही। अगला क्वेश्चन है ल्यूटीशियम। ल्यूटीशियम आपको पता है 71, जीनॉन 6s2, पता होगा शीलू जीडी में D1 रहता है, 4f14। कोई दिक्कत थोड़ी, आगे समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग 15 के हाइड्राइड का बेसिक स्ट्रेंथ। वर्ग 15 है नाइट्रोजन परिवार, अमोनिया, फास्फीन, आर्सीन और स्टेपिन। याद करें नाइट्रोजन का आकार छोटा है, आकार छोटा होने के कारण चार्ज डेंसिटी क्रिएट हो जाती है, लॉन पेयर होने के कारण चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है।
और कोई भी ये नहीं चाहता कि उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी रहे। यही कारण है कि अमोनिया का जो नाइट्रोजन है वो तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है। इसीलिए अमोनिया, फास्फीन, आर्सिन, स्टिबीन में अमोनिया ज़्यादा बेसिक है, और जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, कम हो जाती है। सही बात समझ लो, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो कम हो जाएगी नीचे जाने पर, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज़ छोटा है, और साइज़ जब छोटा होता है और लॉन पेयर रखा हुआ है तो लॉन पेयर के बीच इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होगा, चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, और कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर क्या रहे, चार्ज। उस चक्कर में बेसिसिटी ऊपर से नीचे आने पर कम होती है। अमोनिया, फास्फीन, आरसीबीन, स्टिबीन में अमोनिया बेसिक ज़्यादा है। आप सबको पता है H2O, H2S, सेलेनियम हाइड्राइड और टेल्यूरियम हाइड्राइड। आप सबको पता है कि वर्ग में ऑलवेज साइज कॉन्सेप्ट लगता है, ये वर्ग है। टेल्यूरियम और हाइड्राइड में बॉन्ड लेंथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। टेल्यूरियम साइज में बड़ा है, हाइड्रोजन साइज में छोटा है। आ रहा है समझ? वर्ग में ऑलवेज साइज कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की साइज छोटी है। साइज छोटी होने के कारण बॉन्ड मजबूत हो गया, बड़ा बॉन्ड जल्दी टूटता है। यहाँ टेल्यूरियम और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये परमाणु बड़ा है, ये आकार में छोटा है, तो बॉन्ड लेंथ बड़ी है। और आपको पता है जो बड़ा बॉन्ड होता है वो जल्दी टूटता है। यही कारण है पानी से ज़्यादा एसिडिक H2S से ज़्यादा सेलेनियम हाइड्राइड और टेल्यूरियम हाइड्राइड। और टेल्यूरियम हाइड्राइड अच्छा अपचायक भी होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन देने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा है, तुरंत दे देगा। ये देंगे नहीं, क्योंकि छोटा बॉन्ड है, टूटेगा ही नहीं। समझ में आ गया होगा? इसीलिए सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? टेल्यूरियम हाइड्राइड। अगला क्वेश्चन भी है ये, सबसे अच्छा अपचायक यहाँ पर कौन है? टेल्यूरियम हाइड्राइड। रीज़न समझ में आ गया होगा। टेल्यूरियम हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो बड़ा बॉन्ड है, जल्दी टूट जाएगा, तुरंत इजीली हाइड्रोजन दे देगा। अगला क्वेश्चन, वर्ग 16 के हाइड्राइड दे रखे हैं, बॉइलिंग पॉइंट का क्रम निकालना है। लोचा थोड़ा सा 15वें वर्ग में है और कहीं नहीं है, और तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है वाटर, H2O, H2S, सेलेनियम हाइड्राइड और टेल्यूरियम हाइड्राइड। बॉइलिंग पॉइंट इस बात पर डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स है। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। इसीलिए समझ में आ गया होगा यहाँ बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा तो किसका होगा? H2 होगा। H2S, H2Se, H2 टेल्यूरियम, इन अणुओं के बीच में वांडरवाल फोर्स है, और वांडरवाल फोर्स आपको पता है अणु भार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। जितना ज़्यादा वांडरवाल फोर्स होगा बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा होगा। तो H2S से ज़्यादा सेलेनियम हाइड्राइड, सेलेनियम हाइड्राइड से ज़्यादा टेल्यूरियम हाइड्राइड, और टेल्यूरियम हाइड्राइड से ज़्यादा कौन होगा? वाटर। बॉइलिंग पॉइंट का वाटर है क्या? ऑप्शन है सर, आगे समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन, N2O5 में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। N2O5, अब कोवैलेंसी का मतलब होता है कि नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है। तो आप सबको पता है नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है, तो कोवैलेंसी यहाँ 4 होगी, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितने निकलेगी? 5, क्योंकि N2O5 की स्ट्रक्चर इस तरह से। आगे समझो, कोवैलेंसी का मतलब कितने बॉन्ड बना सकता है? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप निकाल ही सकते हो, चाहे स्ट्रक्चर से निकाल लो चाहे वैसे निकाल लो। N2O5 2x माइनस 10 बराबर 0, तो 2x बराबर 10, तो x बराबर सॉरी आगे समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ये डाटाबेस क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जो अमोनिया वाला परिवार है उसके बॉइलिंग पॉइंट में ही थोड़ा सा डाटाबेस है, मेल्टिंग पॉइंट में नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट वाले में क्या है? अमोनिया, फास्फीन, आर्सीन और स्टिबिन। ठीक है, हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट तो इस बात पे डिपेंड करेगा
मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स है। तो अमोनिया अणुओं के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ही सबसे ज़्यादा होना चाहिए था। फास्फीन, आर्सिन, स्टिबीन में ऊपर से नीचे आने पर वान डेर वाल फोर्स बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट तो हुआ फास्फीन का, फास्फीन से ज़्यादा होना चाहिए था आर्सिन का, लेकिन यहाँ थर्ड नंबर पे आता है अमोनिया, और सबसे ज़्यादा कौन हो जाता है? स्टिबीन। ये डाटाबेस आंसर है, याद ही करना पड़ेगा। और ऐसा ऑप्शन दे रखा है कि ऐसा ऑप्शन फर्स्ट। अरे आगे समझ लो, अरे हाँ या ना, कॉपी में लिखाया हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट में ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट में होना अमोनिया का ज़्यादा चाहिए, लेकिन अमोनिया का ज़्यादा नहीं होता। यहाँ सबसे ज़्यादा किसका होता है? स्टिबीन का। आया समझ में? अमोनिया, फास्फीन, आर्सिन, स्टिबीन, बिस्मिथीन। बिस्मिथीन का उससे भी ज़्यादा हो जाता है, स्टिबीन से भी ज़्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इनमें से वो कौन है जो सल्फर सल्फर बंद नहीं रखता लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंद रखता है? सल्फर सल्फर बंद नहीं रखता लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंद रखता है। तो ये एग्जाम्पल है H2S2O8, ये स्ट्रक्चर H2S2O8। ठीक है, H2S2O8 क्या है? इसमें परऑक्सी लिंकेज होता है। दो सल्फ्यूरिक एसिड है जो आपस में परऑक्साइड बंध से जुड़ते हैं, यानी इस तरह से स्ट्रक्चर। इसे बोला जाता है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। H2S2 1 2 3 4 5 6 7। माइनस का मतलब ये हो गया कि इसमें से इसको उड़ा दो, ये उड़ा दो। ये स्ट्रक्चर हो गई H2O8 -2। इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज दिख रहा है? कौन सा लिंकेज नहीं है? SS बंधन लिखा है, इसलिए इसका आंसर क्या रहा? ठीक है। और स्ट्रक्चर्स सर कहाँ मिलेंगी? और स्ट्रक्चर्स मैं पहले ही आपको कह चुका, आपको बनाने को मैं बता दूंगा, लेकिन आपको खुद भी को भी राजस्थान बोर्ड की किताबें को देखना है। जैसे H2O3 - 2 से थायोसल्फेट आयन कहते हैं, तो वो खुद ही सोच सकते हो कैसे बनाऊंगा। एक सल्फर ये रहा, इसके चारों ओर 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन तीसरा ऑक्सीजन, है ना? O3 - 2, 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है उनके साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से, और जो एक सल्फर रह गया उसके साथ उपसहसंयोजक बंध से या डबल बॉन्ड से जोड़ दो। थायोसल्फेट आयन इंपॉर्टेंट है, Na2H2O3 थायोसल्फेट। अरे आगे ना, सल्फर सल्फर लिंकेज दिख रहा है? क्वेश्चन तो ये है कि इसमें क्या नहीं होना चाहिए? सल्फर सल्फर लिंकेज नहीं होना चाहिए। आगे समझिए, अगला क्वेश्चन। सल्फर सल्फर लिंकेज किसमें नहीं है? अभी तो क्वेश्चन क्या था? पहले वाला क्वेश्चन तो क्या था? सिंपल ये था कि सल्फर सल्फर लिंकेज नहीं है लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज हो। अरे आ रहा समझ में? अगला क्वेश्चन ये है कि सल्फर सल्फर लिंकेज किसमें नहीं है। तो दो एग्जाम्पल अपने दिमाग में याद रखें राजस्थान बोर्ड की बुकों के हिसाब से, H2O7 - 2 और H2O7O8 - 2। ये तो मुझे मिला था H2S2O8 से, H2S2O8 से, जिसे आपने क्या कहा था अभी अभी? परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। और एक एग्जाम्पल आप सबने पढ़ा होगा H2S2O7, जिसको आप ओलियम कहते हो। H2S2O7 जिसे क्या कहा जाता है? ओलियम। फर्क क्या है दोनों में? एक ऑक्सीजन का अंतर। पहले H2S2O7 है, अब H2S2O8 था, अब H2S2O7 है। क्या करना है? वही सल्फर, वही सल्फर, इनके बीच में एक ऑक्सीजन से साथ। अरे आगे क्या समझ में? 2 H को उड़ा दो, U- U-।
H2O7-2 ये ऐसा ऋण आयन है जो मुझे किससे मिलता है, ओलियम से मिलता है। इसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड भी नहीं है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड भी नहीं है। और H2O8-2 उसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन कौन सा बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अरे आगे समझ में, इसीलिए इसका आंसर क्या गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वो कौन सा ऑक्साइड है जो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ऊपर से नीचे आने पर ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि धातु आयन का आकार बढ़ता है। अभी भी बताया, आयन का जब आकार बड़ा होता है तो उसकी बेसिक टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो N2O5, P2O5, AS2O5, Sb2O5। सबसे ज़्यादा क्या पूछ रहा है, एसिडिक, तो कौन हो जाएगा। अरे समझ में आया। और सबसे ज़्यादा बेसिक पूछता तो आप क्या करते, एंटीमनी का ऑक्साइड। बस आज इतना ही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, आगे अपन कल करेंगे। थैंक यू। अच्छा।